जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और सार संग्रह का यह तीसरा वीडियो लेकर हम आए हैं जो आपकी परीक्षा को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, बिहार एसएससी हो, सचिवालय हो, चाहे एसएससी का जो इंटर लेवल एग्ज़ाम या फिर जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम कोई भी हो, उसके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए हम लेके आए हैं। सार संग्रह पीडी का प्रतियोगिता दर्पण के बीच का भाग होता है। इसको कर लेने के बाद साल भर का अगर आप कर लेते हैं, 2 साल का, तो आपसे 40 से 45 नंबर को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और मैंने सुपर 30 क्वेश्चन दिया है, 30 क्वेश्चन, जिसमें कि बहुत छोटा समय में आप बहुत ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर देखिए और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। इसमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको तो फ़ायदा होगा ही, साथ साथ आपको यही फ़ायदा होगा कि सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और हमें फ़ायदा होगा कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बस यही है। चलिए बिना समय गवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन। एक बार और बता दें हम आपको कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है उसमें हम लाइव आएंगे, जो कैमरा के सामने आएंगे। और हमने देखा कि क्या होता था ना कि क्वेश्चन लिखने में काफ़ी समय लगता था, जिसको लेकर हमने कहा कि चलो हम एक पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे। और क्वेश्चन से ही मतलब है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत जल्द फिर उसका वो शुरू करेंगे और बहुत जल्द एसएससी जीडी के लिए शानदार मैथ का परफॉर्मेंस आपके सामने किया जाएगा। फिलहाल चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं सार संग्रह का। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 25 भागों में। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो वह है आपका 25 भाग। आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। प्रश्न दूसरा था कि भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वह 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न था तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता, जो छुआछूत वाली भावना थी, उसको समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। फिर से देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो वह है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न है कि संघात्मक प्रणाली के लिए उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ा के निर्माण का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131 के तहत। फिर से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा गया है। संघात्मक प्रणाली के किस अनुच्छेद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ा के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये आपका है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। छठवां प्रश्न है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? राज्यसभा की जो द्विवार्षिक चुनाव होता है उसका अधिघोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। ठीक है। सातवां प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आठवां प्रश्न पे आते हैं, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत चुनाव जो होता है, अभी हाल फिलहाल में जो पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसमें मुखिया, सरपंच, जिला परिषद ये सब आते हैं, तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन देता है? तो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। नौवां प्रश्न आते हैं कि 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। जान लें फिर से, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। प्रश्न 10वां आता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग बहिष्कार का माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसका गलती हो गया है।
टाइपिंग में। तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था, मतलब कि संविधान जो सभा हुआ उसमें मुस्लिम लीग को क्यों लोग बहिष्कार कर रहा था, तो जान लीजिए इसलिए किया कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी, इसी के लिए लोग विरोध करते थे। अरे सब तो भारत के ही बेटे थे, तो इसमें फिर अलग अलग संविधान की क्या ज़रूरत था। तो मोहम्मद इसमें जिन्ना जो था वो काफ़ी विद्रोह कर रहा था और काफ़ी झंझट कर रहा था इसको लेकर कि नहीं हमको अलग पाकिस्तान चाहिए ही। तो चलिए 11वां, इस सब का चर्चा हम मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे विस्तार से। 11वां प्रश्न है कि संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। 12वां प्रश्न की ओर आएंगे। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुत दोस्त हमको यह भी बोले हैं कि सर गाना गाना छोड़ दिए, गाना नहीं गाते हैं। तो गाना तो ऐसा नहीं है कि नहीं गा सकते हैं, गा ही सकते हैं, लेकिन चलिए गाया जाएगा। फिर आप लोग को अगर लगता है कि गाना गाना चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम गाना जरूर गाएंगे। चलिए आते हैं 13वां प्रश्न। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था, तो संविधान सभा ने किया था। क्लियर। 14वां प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है, तो प्रस्तावना में। सुन लीजिए फिर से, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है, तो प्रस्तावना में। 15वां प्रश्न देखेंगे। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय कितने प्रकार का रीट या लेख जारी करता है, तो 5 प्रकार के रीट या लेख जारी करता है, याद रखेंगे। 16वां प्रश्न की ओर चल लेते हैं। किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। 16 नंबर, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई है, तो आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। 17वां प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो वो बेंगलुरु में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेंगलुरु में है। 18वां प्रश्न है किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, तो अर्जेंटीना। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे, किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है, तो अर्जेंटीना है। आइए 19वां प्रश्न, देश में मौसम मानचित्र बनाने वाली संस्था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो पुणे में है। फिर से सुनेंगे, देश में मौसम मानचित्र बनाने वाली संस्था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पुणे में। चलिए उसके बाद आते हैं 20वां प्रश्न। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य का संयुक्त उपक्रम है, माने संयुक्त माने कि 2-3 राज्य मिलकर होते हैं। तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है मचकुंड जल विद्युत परियोजना, याद रखेंगे। 21वां प्रश्न है उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो नंदा देवी। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो नंदा देवी है। इसको हमेशा याद रखेंगे। आते हैं 22वां प्रश्न की ओर। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा नगर है, पूरा शहर उसमें सिर्फ शहर ही शहर है, तो वो महाराष्ट्र। नगरीकृत राज्य के रूप में महाराष्ट्र है, मुंबई। 23वां प्रश्न है बृहत ज्वार उस समय आता है जब, सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा जो है कब आता है, तो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही रेखा में होता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब तीनों एक ही रेखा में होगा तो बहुत अधिक मात्रा में जो है वो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो 24वां प्रश्न है दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो वो ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो वो ब्राज़ील है। 25वां अलमाटी बांध किस नदी पर है, जान लीजिए, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। 26वां प्रश्न जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर 3 गो जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, फिर से सुनिए, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो वो चंबल नदी है, याद रहेगा।
चलिए आते हैं 27वां प्रश्न। भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? जान लीजिए, भारत की नदियों में से वह कौन सा नदी जिसको जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो वो है दामोदर नदी। 28वां प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से घटित होता है? कौन सा प्रदूषक कारक जैविक रूप से घटित होता है? तो वह है मल। मल जो है वह ऐसा प्रदूषक कारक है जो जैविक रूप से घटित होता है। आते हैं 29वां प्रश्न। जैव उच्चारण से क्या समझते हैं? जैव उपचारण से क्या समझते हैं? जो जैव उपचारण है उसे क्या समझते हैं? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या था। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है उसका जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थ का निष्कासन। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, इसमें आप लोग भूल जाते हैं। चलिए 30वां प्रश्न है। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है। लाइकेंस जो है वह सबसे अच्छा किसका सूचक होता है? तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। कौन? लाइकेंस। तो हमने यह आपको जो प्रश्न है उसको करवाया, सुपर 30 प्रश्न था, और यह उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में सीधा सीधा आएगा और सीधा सीधा टकराएगा। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साइंस का भी, और लाइव आने की बात है तो हम जरूर आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम समझाने वाला काम करते हैं उसमें ये तो सार संग्रह है। ये करने के बाद आप बहुत सहूलियत आपको मिलेगा, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, होली मनाइए, हैप्पी होली।